Good evening, students. Class 12th, Political Science, Chapter number 4, India's Foreign Policy. Here is the ninth video of this chapter. In this video, we will particularly study about the relations with Israel. Let's start the topic. India's foreign relations with Israel. Introduction. Nearly 45 years after independence, due to the political reasons, India's relations with the West Asia या West Asian countries were mainly concentrated with the Islamic countries. यानी कि बेसिकली बेटा हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा टिल्ट नहीं हुए इस्लामिक नेशंस की तरफ हमारे रिलेशंस को बनाने के लिए। उसके पीछे हमारे कुछ पॉलिटिकल रीजंस रहे, जिसको हम लोग पाकिस्तान के साथ जो रॉन्ग रिलेशंस हैं उसको भी कई बार काउंटर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेशंस ने पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक नेशन कश्मीर इशू के अगेंस्ट हमारे वर्डिक्ट्स आए, तो हम उस वजह से ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाए। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो इंडिया का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इजराइल, द ओनली नॉन इस्लामिक नेशन इन द रीजन, उस पूरे के पूरे जो वेस्ट एशिया का रीजन है जिसमें एक लौता एक डेवलप्ड नेशन आप कह सकते हो, ठीक है, एंड remained neglected notwithstanding the two nations gaining independence from the British colonial rule from 1947 and 1948 respectively। इनके दोनों ही देशों को जो आज़ादी है वो बिल्कुल आसपास मिली, बट दोनों ही नेशंस ने एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस नहीं दिखाए ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है। एंड ये हमारे पास अलग अलग बायलैटरल टाइज हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो रिलेशंस हैं पीसफुली या प्रॉस्पेरिटी के साथ कहीं ना कहीं बनाने की हमने कोशिश की। प्रेजेंट टाइम पीरियड पे एटलीस्ट हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास एक कोटेशन भी आती है इस तरीके से कि किस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि जो मतलब बेसिकली कुछ चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती है। कहने का मतलब ये है कि जो मैरिज है वो पहले से डिसाइडेड है कि किसके साथ आपकी होनी है एंड सो ऑन, बट जो प्रॉस्पेरिटी पीस एंड प्रोग्रेस है हम दोनों का, वो कहीं ना कहीं हमने मतलब बहुत बाद में शुरू किया, बट दोनों के जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक बहुत ज़्यादा कॉमन से रहे, और हमारे लिए पीस प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ कि हम जो लड़ाई झगड़े हैं उसे कंटिन्यू करें उसके बिहाफ पर। Why India adopted an unsympathetic posture towards the Israel, यानी कि इंडिया ने क्यों अपना एक ज़्यादा अच्छा रिलेशन इसराइल के साथ शुरुआत से नहीं रखा, हम पहले उसके बारे में देख लेते हैं। इंडिया वोटेड टू रिकॉग्नाइज इसराइल इन 1950, बट कोल्ड वॉर अलाइनमेंट्स फियर द लाइक एनिटेशंस, या हमारे ऊपर जैसे कि सार्क के टाइम या फिर मैं कहूँ कि रशिया के टाइम पीरियड पर हमारे पास एलिगेशन लगाए गए कि हम लोग रशिया के सपोर्टर हो गए हैं, या फिर हम लोग जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पीरियड पर भी हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए जा सकते थे कि वी आर लाइक बेसिकली हम लोग एक मुस्लिम पॉपुलेशन नेशन को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि कश्मीर इशू एक बड़ा मुद्दा रहा, ठीक है। और हम लोग बेसिकली जब बात कर रहे हैं तो इंडिया वोटेड टू रिकॉग्नाइज इसराइल इन 1950, बट Cold War alignments and fear of agitations, its large Muslim population and its need to maintain a strong ties to Arab world for the oil। देखो शुरुआती दौर में हम कहीं ना कहीं डर रहे हैं, बच रहे हैं कि हमें उस तरीके से रिलेशंस नहीं बनाने, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाह रहे, बट बेटा हमें कुछ रिसोर्सेज जो कि हमारे पास नहीं है, जो कि हम लोग बाउंड हैं बाहर से खरीदने के लिए, जिसको ऑयल रिसोर्सेज आप कह सकते हैं, तो वो रिसोर्सेज मांगने के लिए खरीदने के लिए में अरब नेशन से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने ही थे। तो चाहे ऑयल का परचेज है या फिर हम लोग कश्मीर इशू की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये सारे के सारे इंडिया को कहीं ना कहीं अनसिम्पैथेटिक जो पोस्चर है वो इसराइल के प्रति बनाना भी पड़ा, और कुछ हद तक हमें उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ा। दो मोस्ट ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री इंडिया बेनिफिटेड प्राइवेटली फ्रॉम इसराइल वाइल रिफ्यूजिंग टू पब्लिकली एक्नॉलेज्ड इट। हमने पब्लिकली नहीं दिखाया क्योंकि पब्लिक अगर हम उसको दिखाते हैं तो शायद इसराइल के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं या हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं बीइंग अ इस्लामिक नेशन, तो हमने
हमें उस तरीके से हमने उसको एड ऑन नहीं किया। या ज़्यादातर जो एक ब्लेम किया जाता है अलकायदा एंड ऑल का कि भैया वो ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं, तो हम उस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि वी आर हैविंग अ वेरी गुड रिलेशंस। तो मतलब ऑल्दो इतना गुड रिलेशंस हमारे बीच में रहे भी नहीं, बट थोड़े बहुत जितने भी रिलेशंस रहे और रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, तो हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश की। Though the historical and the cultural ties between India and Israel have gone back from the times memorial, diplomatic relations formally developed between the two after the opening the Israel embassy in इंडिया 1922। जब देखो किसी भी देश में किसी दूसरे देश की एम्बेसी का होना एक बहुत बड़ी बात है। जब एम्बेसी होती है तभी हम लोग यहाँ पर फॉरेन रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, तभी हम लोग आपस में कोऑपरेशन की बात करते हैं। जब 1922 के अंदर एम्बेसी ओपन की गई और बायलैटरल रिलेशंस जो है तब से शुरुआत हुई है, ठीक है। और जो हमारा इकोनॉमिक, मिलिट्रिकल, एग्रीकल्चरल या पॉलिटिकल जो हमारा सपोर्ट है वो उस एम्बेसी के डेवलपमेंट के साथ ही ब्लूम हुआ या शुरू हुआ। Trade between the two countries. Over the last 25 years, the bilateral trade between the two countries has increased from the $200 million, more than $400 billion तक हम लोग मतलब बेसिकली डिफेंस वाले सेक्शन को छोड़कर, क्योंकि डिफेंस वाला ज़्यादातर ट्रेड हमारा यूएस रशिया के साथ चलता है, तो उसको छोड़कर हम इसराइल के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखते हुए हम उसको बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। इसराइल सप्लाई वेपन्स एडेड इंडिया इन विनिंग द कारगिल वॉर के टाइम पीरियड पे हमें बहुत अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने हमें सपोर्ट किया। करंटली जो आर्म्स बायर है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स बायर फ्रॉम इसराइल। डिफेंस में ज़्यादा नहीं करते बट स्टिल कुछ हद तक सपोर्ट हमारा कारगिल वॉर के बाद से इसराइल के साथ रहा है, बट जो मेजर हमारा रोल रहता है बेटा वो यूएसए और रशिया के साथ ही है, बट कुछ हद तक हम इसराइल से भी खरीदते हैं, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा देखा जाए तो बेटा जब जब गवर्नमेंट में बीजेपी आती है, या मैं कहूँ जब जब गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी या फिर मोदी का गवर्नमेंट जब से आया है, तो हम लोग वर्ल्ड वाइड रिलेशंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग है ना ये मान के चलते हैं, या मोदी की गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी यही है या बीजेपी की आइडियोलॉजी यही है कि अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको स्ट्रांग नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस थोड़ा सा ना मतलब बच बच के चलने की कोशिश करती है, या फिर वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अपने लेवल पर अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशंस के साथ ज़्यादा पंगे लेने की वो कोशिश नहीं करते। कहने का मतलब ये है even after the establishment of the formal diplomatic relations, the relations between the two countries started gaining the like firmness only after the formation of BJP led NDA government in 1996 and 1998 onwards। तो इसके बाद हमारे रिलेशंस बनने स्टार्ट हुए हैं। रिलेशंस बिटवीन द टू डेमोक्रेटिक, मतलब कहें कि स्ट्रॉन्ग रिलेशंस या जो डायरेक्टली जो कन्फ्रंटेशन हुआ है वो बीजेपी गवर्नमेंट में ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है। और जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट में आए हैं तो उसके टाइम पीरियड से हम लोग कहीं ना कहीं एक अच्छे रिलेशंस या विजिट्स हमारे पास हमें देखने को मिलती हैं फ्रॉम Israel in addition to the huge market for its technology as well as the defense products, and India represents the anonymous like intangible benefits it's also to the competence it receives from the largest democracy। बेसिकली आप लोग हमने बेटा जब चैप्टर पढ़ा है आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में, उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से जो इज़राइल है वो अपने आप को डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। ऑल्दो मतलब जो उसकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे टिकी है, और हम लोग उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो इज़राइल है वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, या पॉलिटिकल प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इन इज़राइल के लिए भी ये हमारी साइड से हेल्प है कि उसको एक दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी जो है उसको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। तो इज़राइल को ये लगता है कि शायद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या जो डेमोक्रेसी का जो एक स्टैब्लिशमेंट है वो शायद इंडिया के सपोर्ट से वहाँ पर हो सके। तो दोनों का एक दूसरे के लिए फ़ायदा है, दोनों एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। इसके मतलब एक होप है दोनों की जो पार्टनरशिप चल रही है, तो उसके लिए दोनों को लगता है कि एक दूसरे से वैल्यूएबल सपोर्ट लिया जा सकता है। फील्ड्स ऑफ द कोऑपरेशन,
तो सिक्योरिटी, डिफेंस, ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. टू नेशंस हैव स्टार्टेड कोऑपरेटिंग इन द वेरियस फील्ड्स लाइक कल्चर एक्सचेंज, सिक्योरिटी, डिफेंस इक्विपमेंट्स, लाइक काउंटर टेररिज्म. क्योंकि इसराइल कहने के लिए एक इस्लामिक नेशन है, बट स्टिल जो पॉलिटिकल इम्बैलेंस है, या सब चीज़ों को देखते हुए वो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे रिलेशंस को, या फिर एक अच्छी अ, उम, शांति से देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए काम करना चाह रहे हैं. ठीक है, और इसके लिए वो एनर्जी, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी या ट्रेनिंग या इन सब चीज़ों के लिए वो हेल्प एक दूसरे की हम लोग करते हैं. ठीक है, एंड विच आर रिक्वायर्ड टू मेक इंडिया लाइक सिक्योर, स्टेबल एंड प्रॉस्पेरियस नेशन विद अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल. तो दोनों ही देश एक दूसरे के लिए अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एस्पेक्ट में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए भी लोगों के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, और इंक्लूडिंग इसराइल के लोगों के लिए भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिलाने के अंदर उसकी हेल्प कर सकता है. तो ये चीज़ें हम लोग या एक दूसरे के लिए हम लोग देख पा रहे हैं. इन सब चीज़ों का जो एक आउटकम है बेटा, हम उसे ऐसे देखते हैं दैट इट इज़ लाइक इम्प्रेसिव that the partnership to realize its full potential. Both India and Israel behave as a like mutual democratization, जो कि दोनों ही चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है जब वो किसी एक डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ डील करता है. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लाइक अप्रिशिएट लाइक जो हमारा कंक्लूजन है ईच अदर ऑन अ वेराइटी ऑफ रीजन एंड द इंटरनेशनल इश्यूज. जैसे टेररिज्म के हम दोनों अगेंस्ट हैं, या डेमोक्रेसी को दोनों फेवर करना चाह रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हमारे इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर जो हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो हमें हेल्प करता है. इट कुड लीड टू द हेल्दी एंड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द टू मेजर पावर्स. क्योंकि इसराइल को भी हम एज अ पावर की तरह आजकल देख रहे हैं, क्योंकि उसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को छोड़ के बाकी हर एस्पेक्ट के अंदर इसराइल बहुत अच्छे से काम कर रहा है. तो वो हमारे लिए भी एक अच्छा एक नेशन की तरह, या इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लिए एक और सपोर्टर की तरह हमें देखने को मिलता है. इसके अलावा बेसिकली बेटा अगर हम लोग बात करें कि कोविड के टाइम पीरियड पर देखो अलग अलग तरीके से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है, और हम लोग अलग अलग लेवल पर प्रॉब्लम्स, मिलिट्रिकल लेवल पर तो हम बात नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग बेसिकली ये देखने की कोशिश करें किस तरीके से हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हुए हैं. और कहीं न कहीं रिलेशंस में कुछ हद तक चाइना के अगेंस्ट या चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ने शुरू हुए हैं. ठीक है, और जैसे-जैसे हमारे कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ बढ़ रहे हैं, कोविड जैसी प्रॉब्लम चाइना की तरफ से आ रही है, हमारे बॉर्डर इश्यूज बढ़ रहे हैं, तो हमने कहीं न कहीं अपने डिफेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है. और हम लोग हर एक नेशन के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके साथ हम लोग डिफेंस, मिलिट्रिकल हेल्प ले सकते हैं. तो यू कैन रीड दिस पॉइंट एज़ वेल. अब हम लोग बेसिकली बात करें बेटा इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसके बारे में, तो स्लाइड को देखने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी करना है, जो कि हमारी बुक में पॉइंट्स में लिखे हैं. पहले हम एक बार उनको स्टडी करेंगे. ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी है हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, और इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे.